हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, पीपीसी और पीपीएफ बोलते हैं। स्टूडेंट, यह वीडियो जो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 8 है। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर के मैंने 7 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इस वक्त यह सिलेबस जो है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक में है। ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते किसको हैं। पहले इसकी डिफिनेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी डिफिनेशन है आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्या करा इसमें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या करा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, कह रहा है रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? ये होता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं के एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, एक संभावित संयोग का, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है जिसे जो है एक दिए गए संसाधनों और तकनीकी से उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो पीपीसी का ये यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यहाँ पर ये जो है ये पीपीसी कर्व है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये पीपीसी कर्व है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ये दो गुड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन कौन सी? एक तरफ देखिए गन्स दिया गया है, इसका प्रोडक्शन दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो बटर दिया गया है, इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो ये जो कर्व है, जो पीपीसी कर्व है, ये क्या दर्शाता है? ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके? दो गुड्स हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन का कि कितने गन कितनी बटर जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है दिए गए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। मैं आपको फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हर देश की, हर इकोनॉमी के पास अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं और उसकी एक अपनी तकनीकी होती है। एक निश्चित समय में उसके रिसोर्सेज होते हैं, तकनीकी होती है, तो वह उन्हीं से जो है उत्पादन का कार्य प्रारंभ करती है। तो ये जो पीपीसी है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यह एक जो है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कि वो जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है और जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के पास, उससे वह जो है ये दो गुड्स जो है उनका उन दोनों का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वह उन दोनों वस्तुओं का कौन कौन सा संभव उत्पादन कर सकती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये अब देखिए गन्स की 18 यूनिट उत्पादित हो रही है। तो ये वहीं बटर की कितनी यूनिट उत्पादित हो रही है? बटर की 2 यूनिट उत्पादित हो रही है। अब वहीं नीचे वाले देखिए, यहाँ पर गन्स की 15 यूनिट उत्पादित हो रही है। तो यहाँ पर जो है बटर की कितनी यूनिट उत्पादित हो रही है? बटर की 3 यूनिट उत्पादित हो रही है। उसके नीचे देखिए, यहाँ पर गन की 12 यूनिट उत्पादित हो रही है। तो बटर की कितनी यूनिट उत्पादित हो रही है? तो 4 यूनिट हो रही है। तो ये क्या है? ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसके? गन और बटर अर्थात टू गुड्स की। और जो उत्पादित किसके अंतर्गत किए जा रहे हैं? ये गिवन रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी है, जो दी गए संसाधन और तकनीकी है, उसके अंतर्गत जो दो वस्तुओं के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। अब शायद आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब आपको इस परिभाषा को लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम लोग फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसको रिफर करता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिफर करता है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? कह रहा है कि आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, थोड़ा सा यहाँ पर एक हो गया है, मैंने अलग कर दिया यहाँ पर। ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? कह रहा है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, दो वस्तुओं का पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जिससे
करा है कि और इस पॉसिबल कम्बिनेशन को कैन बी प्रोड्यूस किया जा सकता है विद गिवन रियोर्सिव टेक्नोलॉजी, दिए गए रियोर्सिव टेक्नोलॉजी की मदद से। अब आपका कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए पीपीसी या पीपीएफ को जो है अदर नेम से भी जानते हैं, इसके दूसरे नेम्स भी हैं, जैसे है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो बोलते ही हैं पीपीएफ को। पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोलते हैं, या उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं, या उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोलते हैं। तो उसे डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट में परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ एजम्पशंस हैं। अब आइए समझते हैं इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। एक इकोनॉमी में जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होती है। बट लेकिन दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अदर। लेकिन इन रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए इसकी फर्स्ट सजेशन ये है कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं किसी इकोनॉमी में वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आप जो है उस रिसोर्सेज को किसी एक यूज से दूसरे यूज में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे उसे दूसरे यूज में लगा सकते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप बिजली से कोई एक काम कर रहे हैं, तो आप उस बिजली के यूज़ को किसी दूसरे यूज़ से हटाकर किसी नेक्स्ट यूज़ में उसको लगा सकते हैं। जैसे आपके पास बिजली है तो उससे पंपिंग सेट भी चला सकते हैं, और उससे चारा काटने के लिए मशीन को भी चला सकते हैं, उसे दूसरे कामों में भी लिया जा सकता है। उसी तरह मैंने एक रिसोर्स बताया, इस तरह तमाम रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक यूज़ से दूसरे यूज़ में लगाया जा सकता है, लेकिन एक इकोनॉमी में जो है जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हाँ, इसमें ये एजम्पशन है, माना गया है कि ये जो गिवन रिसोर्सेज हैं एक इकोनॉमी में, उससे केवल 2 गुड्स ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। चूँकि गुड्स तो बहुत सारी होती हैं, लाखों गुड्स होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर केवल 2 ही गुड्स को लिया गया है ताकि एक सिंप्लिसिटी बनी रहे इस सिद्धांत में। बहुत सारे गुड्स को ले लिया जाएगा तो समझना बहुत दिक्कत हो जाएगी, आसान नहीं रहेगा। तो इसमें तो जो गिवन रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से केवल 2 गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं, अर्थात जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड है, उनका पूरा उपयोग हो रहा है और एफिशिएंटली उपयोग हो रहा है, मतलब कुशलता के साथ का मतलब ये है कि रिसोर्सों को उत्पन्न करके उससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त है, वो बेरोजगार नहीं है और उनका एकदम एफिशिएंटली प्रयोग हो रहा है। एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ का उपयोग एकदम इतनी कुशलता से करें कि उससे मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट क्या है कि रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीसेस। इसमें क्या करें कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना, ये जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते। जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोडक्शन के जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रोडक्शन में जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ऐसा करने का मतलब ये है कि जितने हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है, कि हम किसी एक वस्तु को उत्पादन में लगा दें तो उतना ही उत्पादन मिलेगा और दूसरे वस्तु के उत्पादन में उनको हम लगाते तो उतना ही उत्पादन मिलेगा। नहीं, वह सभी वस्तुओं के उत्पादन में जो है समान रूप से कुशल नहीं होते, इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। और वेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, जब किसी रिसोर्स जो है एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो कह रहा है कि द प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजेस, तो जो उत्पादकता है वो घटने लगती है। देखिए कोई भी संसाधन है उसे ये जरूरी नहीं है कि वह जो है
सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन में वह जो है इक्वली एफिशिएंट हो, समान रूप से कुशल हो, ऐसा नहीं है। और जब हम किसी एक रिसोर्सेज को एक प्रोडक्शन से हटाकर दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में लगाते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो घटने लगती है। क्यों घटने लगती है? वह इसी कारण घटने लगती है कि कोई साधन जो है किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन में तो वह एफिशिएंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे में भी एफिशिएंट होगा। जैसे कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि वह कुशल है गन बनाने में, ठीक है। अब आप उसको लगा देते हैं बटर का उत्पादन करने में, तो वह उतना कुशल नहीं है, इसलिए उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह घट जाएगी। या और अदर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है, और आप उसे कोई दूसरा काम दे देते हैं, दूसरे काम में लगा देते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह घट जाएगी, क्योंकि वह तो कुशल है कारपेंटरी के काम में। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारे एजम्पशन है पीपीसी की। अभी एक एजम्पशन इसका बाकी है, ये भी देख लीजिए क्या करा है इसमें। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसमें जो टेक्नोलॉजी का लेवल है उसको एज्यूम किया जाता है कि ये कांस्टेंट है। इसमें जो तकनीकी का स्तर है, जो टेक्नोलॉजी का लेवल है, ये मान लिया जाता है कि ये स्थिर है, अर्थात इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है। इस शेड्यूल को हम लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो और आसानी से समझ में आ जाएगा हमको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लिखी गई है, यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ लिखी गई है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, और यहाँ पर गन्स की यूनिट है, कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। थर्ड कॉलम में क्या है, बैटर की यूनिट्स है कि कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एमओसी है और यहाँ पर एमआरटी है। तो सबसे पहले हम इस शेड्यूल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एमओसी क्या होती है और एमआरटी क्या होती है। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं, एमओसी किसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है, एमओसी का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। एमओसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि एमओसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसमें क्या करें, एमओसी जो है रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कह रहा है कि यह जो है उस कमोडिटी के नंबर को दिखाता है, मतलब उन वस्तुओं की संख्या को दिखाता है। सेक्रीफाइस, जिसको सेक्रीफाइस किया गया है, जिसका त्याग किया गया है, किसके लिए, टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, किसी दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जो एमओसी होती है, वह जो है किसी एक वस्तु की उस संख्या को दर्शाती है जिस वस्तु का त्याग कर दिया गया है किसी दूसरे वस्तु की एक अतिरिक्त संख्या प्राप्त करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, एमओसी जो है किसी वस्तु की उस संख्या को दर्शाती है जिसका त्याग कर दिया गया है किसी दूसरे वस्तु की एक अतिरिक्त यूनिट को, एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी ऐसी है जो 1000 पेन बना रही है और 700 पेंसिल बना रही है, ठीक है। तो वह जो है वह अब क्या करेगी कि एक पेंसिल की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाना चाह रही है, तो वह उसके लिए जो पेन है उसकी 2 इकाइयों का त्याग कर रही है। तो एमओसी, तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, वो 2 इकाई है। किसकी, वह 2 इकाई पेन की है, क्योंकि वह जो है पेंसिल की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उसका त्याग कर रहा है, पेन की 2 इकाइयों का। तो ये है एमओसी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीपीसी के केस में जो एमओसी है वो हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के संबंध में जो एमओसी है वो हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं कि वाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स, क्यों एमओसी जो है इंक्रीज होती है, हम समझते हैं।
तो इसका कारण ये है कि इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जब हम जो है किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक यूज से दूसरे यूज में ले जाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वह डिक्रीजेज होने लगती है, वो कम होने लगती है। देखिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक वर्कर जो है किसी गन बनाने में लगा हुआ है, वो गन के प्रोडक्शन में वो जो है एम्प्लॉयड है, उसको लगाया गया है क्योंकि वह जो है गन बनाने के लिए बेस्ट है, सूट कर रहा है, क्योंकि गन बनाने में वह जो है बहुत कुशल है, स्किल्ड है। अब उसे गन के काम से हटा करके जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है बटर बनाने में। तो जो बटर बनाने में उसको लगा दिया गया, चूँकि वह तो स्पेशलिस्ट था किसका, गन बनाने में, लेकिन अब उसे बटर बनाने के काम में लिया गया तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। जितना वह गन का उत्पादन कर सकता था, गन के उत्पादन में वह जो है कंट्रीब्यूट कर सकता था, उतना बटर के उत्पादन में नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोडक्टिविटी घटने के कारण जो है उसकी जो एमओसी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे वस्तु की जो है अधिक से अधिक मात्रा को हमें त्यागना पड़ेगा, हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे एमआरटी भी बोलते हैं। अब एमआरटी का कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर है, एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। हम फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या करा है कि एमआरटी इज द रेशियो, एमआरटी एक रेशियो, किसका रेशियो है, ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कह रहा है कि एक कमोडिटी के नंबर ऑफ यूनिट्स का जो है, किसी कमोडिटी के नंबर ऑफ यूनिट्स का वो एक रेशियो है। वह नंबर ऑफ कमोडिटी जो है सेक्रीफाइस किया जाता है किसको, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, किसी दूसरे कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए। एमआरटी जो है वह रेशियो है, वह जो है सेक्रीफाइस किए जाने वाले कमोडिटी का, सेक्रीफाइस किए जाने वाले कमोडिटी सेक्रीफाइस किए जाने वाले कमोडिटी का वह नंबर ऑफ यूनिट है, वह रेशियो है, जिसे जो है एक कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्राप्त करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसके डिफिनेशन से फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली बात क्या करा है कि एमआरटी इज द रेशियो, एमआरटी रेशियो है, किसका रेशियो है, ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, किसका रेशियो है, करें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वह नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जिसको क्या किया गया है, सेक्रीफाइस कर दिया गया है, किसके लिए, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, किसी दूसरे कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर देखिए फार्मूले के रूप में लिखा है कि एमआरटी का मतलब क्या है, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड। डेल्टा का मतलब होता है ये चेंजेस को दर्शाता है, परिवर्तन को। डेल्टा यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेंड। एमआरटी का मतलब क्या है कि जो कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया गया, किसके बदले कितना यूनिट प्राप्त किया गया, किसकी, ये जो है किसी कमोडिटी की यूनिट को दर्शा रहा है, नंबर ऑफ यूनिट को, कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स जो है किसी कमोडिटी को सेक्रीफाइस किया गया अपॉन ये जो डेल्टा यूनिट गेन्स। इसका मतलब है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स को गेन किया गया, अर्थात हम कोई वस्तु है उसकी एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की कितनी इकाई का त्याग कर रहे हैं, इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही क्या है, वही एमआरटी है। अब आइए हम लोग इसके शेड्यूल को देखेंगे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिससे हमने गन और बटर का उदाहरण लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए डेल्टा गन लिखा है, डेल्टा बटर लिखा है। इसका मतलब अगर हम रिसोर्सेज को गन से लगा रहे हैं बटर में, गन के प्रोडक्शन से लगा रहे हैं बटर के प्रोडक्शन में, तो हमने जो है कितने गन को सेक्रीफाइस किया और
बटर की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को प्राप्त करने के लिए हमने जो है कितने गन्स की कितनी यूनिट को हमने सेक्रीफाइस किया बटर की कितनी यूनिट को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर अब इस शेड्यूल को देखेंगे तो हम लोग को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पहला जो है ये पॉसिबिलिटी दिया है ABCD, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो गुड्स की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, एक संभावना, दो संभावना, तीन संभावना, ऐसे है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे है अब यहाँ पर देखिए गन्स को दिया गया है यूनिट में, गन्स के कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसमें देखिए जो ये पॉसिबिलिटी ए है, इसको 1 2 3 या ABCD ऐसे मान सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कितना गन्स का उत्पादन हो रहा है, 21 गन का उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर बटर जो है बटर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जीरो है, अर्थात बटर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, केवल जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको लगाए गए हैं गन के उत्पादन में। तो यहाँ पर ऐसे पहली स्थिति में MOC जीरो रहेगा और MRT भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसका उत्पादन हो रहा है, केवल एक कमोडिटी, केवल एक गुड्स का उत्पादन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, B की है। B में गन्स का प्रोडक्शन कितना है, 20 है, और यहाँ पर बटर का कितना है, 1 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बटर का प्रोडक्शन बढ़ा तो यहाँ पर गन का प्रोडक्शन कम हो गया, 21 से कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर MOC जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 1 हो गई। क्योंकि बटर की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए गन की एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया जा रहा है। और अब यहाँ पर देखिए MRT क्या है, MRT रेशियो दिखाता है, जो क्या दिखा रहा है कि एक बटर की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए कितनी गन को छोड़ा जा रहा है, 1 गन का जो है उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो इसका रेशियो हो गया, क्या हो गया, 1 गन रेशियो 1B, अर्थात एक बटर की एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए गन की एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो पॉसिबिलिटी C है, इसमें क्या है, गन की अब यहाँ पर 18 यूनिट जो है उसको प्रोडक्शन किया जा रहा है, और बटर की कितनी यूनिट, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर बटर की एक यूनिट बढ़ गई, ठीक, बटर की एक यूनिट बढ़ गई। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो गन है उसकी यूनिट घट गई, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड और फिक्स हैं। तो हमें अगर बटर को बढ़ाना पड़ेगा, बटर की प्रोडक्शन को, तो हमें गन की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए MOC कितना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बटर की एक इकाई बढ़ी ना, 1 से कितना हो रहा है, 2, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर गन पहले 20 यूनिट थी, अब घट के कितनी हो गई, 18 यूनिट थी, 2 यूनिट कम हो रही है। तो अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 2 है, अर्थात बटर की जो है एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें जो है गन की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इधर देखिए जो रेशियो क्या निकल रहा है, रेशियो निकल रहा है 2G प्रोपोर्शनेट 1B, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि एक बटर की एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए हमें गन की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस करने पड़ेगा। तो ये इसका रेशियो है, 2 गन्स रेशियो 1B। अब इंडेक्स देखते हैं D वाले में, प्रोडक्शन डी की संभावना क्या बनी, पॉसिबिलिटी क्या बनी। D में देखिए गन का प्रोडक्शन कितना है, 15 यूनिट है, ठीक, गन का प्रोडक्शन जो है 15 यूनिट है, और इसमें बटर का प्रोडक्शन कितना है, 3 यूनिट है। पहले की अपेक्षा 1 यूनिट बढ़ गया है, और जबकि गन क्या है, गन पहले की अपेक्षा जो है कितना कम हो रहा है, 3 यूनिट कम रहा है, 18 से कितना हट गया, 3। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, ये 3G प्रोपोर्शनेट 1B। इसका तात्पर्य है एक बटर की एक एडिशनल यूनिट को का प्रोडक्शन करने के लिए हमें गन की 3 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी तरह जो है बाकी पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं, आप खुद इसको देख सकते हैं कैसे कम होता जा रहा है। 15 से 11 हो गया,
यहाँ 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर कितना इतना कम हो गया, 15 से 11 4 कम हो गया। अब आप देखेंगे तो इसी तरह जो है घटता जाएगा। देखिए यहाँ देखिए अब यहाँ पर एमओसी जो है देखिए क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। पहले भी देखिए 1 था, 2 था, 3 4 5 6, एमओसी बढ़ा है। एमओसी क्यों बढ़ा है? हम लोग पढ़े थे कि एमओसी क्यों इंक्रीज होता है। एमओसी इसलिए इंक्रीज होता है कि कोई भी जो रिसोर्सेस है वो किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में वो जो है एफिशिएंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह इक्वली एफिशिएंट हो किसी दूसरे अदर गुड्स के प्रोडक्शन में। कोई एक रिसोर्सेज जो है किसी एक वस्तु के उत्पादन में वह कुशल है, लेकिन जब उसे उस उत्पादन से हटा करके, उस प्रोडक्ट से हटा करके इसे दूसरे प्रोडक्शन में ले आते हैं, तो जरूरी नहीं कि वह उतना ही कुशल होगा, उसकी कुशलता घट जाएगी, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वह गिर जाएगी। इसलिए एमओसी क्या होगा, वह लगातार बढ़ता जाएगा। चार्ट को हमने देखा तो कुछ चीज़ों को हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स को। जैसे यदि सारे रिसोर्सेज को लगा दिया जाए गन के प्रोडक्शन में तो मैक्सिमम 21 यूनिट जो है वह प्रोड्यूस होगी, जबकि यदि सभी रिसोर्सेज को बटर के प्रोडक्शन में लगा दिया जाए तो कितना यूनिट प्राप्त होगा, वो 6 यूनिट बटर की प्राप्त होगी। तो वह या तो केवल गन्स की यूनिट को ही प्रोड्यूस किया जाए या सारे रिसोर्सेज जो हैं वो बटर के प्रोडक्शन में लगा दिया जाए, ये ऐसा हो सकता है। या इन दोनों के बीच की स्थिति हो सकती है कि हम कुछ यूनिट जो है गन्स की प्रोड्यूस करें और कुछ यूनिट हम जो है बटर की यूनिट करें। तो ये इसके बीच वाली स्थितियाँ हैं। इसके बाकी जो है 21 और 6 के बीच में, यहाँ पर जो 21 और 6 के बीच की जो परिस्थितियाँ हैं वो गन्स और बटर दोनों की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितना गन और कितने बटर को जो गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और दूसरी बात हमने क्या नोटिस की कि यहाँ पर देखिए एमओसी जो है लगातार बढ़ता जाएगा, मार्जिन परसेंटेज कास्ट वो लगातार बढ़ता जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, मैंने आपको कई 2 बार बता दिया कि यह क्यों बढ़ेगा। थोड़ा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए अब आपको जो है जो इसकी डेफिनेशन थी आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन मैंने क्या दिया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ से ए से जी तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब इस वाले पे वाई एक्सिस पर जो है गन्स को दिखाया गया है, गन की यूनिट को दिखाया गया है, और ओ एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया गया है, बटर की प्रोडक्शन को दिखाया गया है, इसकी यूनिट को दिखाया गया है, बटर की यूनिट को। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था ना कि जो शेड्यूल था उसमें 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो केवल गन को प्रोड्यूस किया जाए, तो जब गन की प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल हमको कितनी इकाई प्राप्त होगी, 21 यूनिट गन की। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बटर है वो उसका प्रोडक्शन कितना है, 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लगा दें केवल बटर के प्रोडक्शन में, तो हमें मैक्सिमम जो है कितना प्रोडक्शन प्राप्त होगा, बटर का 6 यूनिट प्रोडक्शन हमको प्राप्त होगा। दूसरी और संभावनाएं क्या बन सकती हैं कि हम कुछ गन की यूनिट्स को प्रोड्यूस करें और कुछ बटर की। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये कर सकते हैं कि 18 यूनिट जो है गन की प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें बटर की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 2 यूनिट। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि गन्स की 15 यूनिट को प्रोड्यूस करें और बटर की 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करें। अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, गन की 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करें और बटर की 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। और पॉसिबिलिटी क्या होती है, हो सकती है कि गन की 6 यूनिट को प्रोड्यूस करें और बटर की 5 यूनिट को। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हम बटर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ कैसे इंक्रीज हो रहा है, वह एक एक क्रम 1 2 3 4 5 6 मतलब एक इक्वल नंबर में वो इसकी संख्या बढ़ी। लेकिन इधर जो बटर को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वह इक्वल नंबर में 1 2 3 के क्रम में नहीं बढ़ रही है। पहले देखिए 21 था, 21 से 3 इकाई कम हो गई, कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 से सॉरी यहाँ पे 20 होना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया है, आप थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 20 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 20 रहेगा।
तो इससे थोड़ा आसानी समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए 20 से ये एक यहाँ 20 था, 21 था, फिर 20 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 20 से कितना हो गया, 15 हो गया, फिर 15 से 12 हो गया। तो ये क्या है, ये इसकी इकाइयाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसको सेक्रीफाइस किया जाना है। तो एमओसिस में क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, जब किसी एक साधन को जो है हम दूसरे एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में जब किसी रिसोर्स को ले आते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो यही सब कुछ रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब इसमें कोई शंका या समाधान आपके मन में नहीं रह गया होगा। इसको समझने के बाद आपको जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो डेफिनेशन है अब वो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार हम लोग वीडियो समाप्त करने से पहले फिर से हम जो है उसके डेफिनेशन को देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो किसको रिफर करता है, वह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिफर करता है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के पॉसिबल कम्बिनेशन को कह दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिससे जो ये दो वस्तुओं के जो पॉसिबल कम्बिनेशन है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है विथ गिवन रियोर्सिव टेक्नोलॉजी, दिए गए रियोर्सिव टेक्नोलॉजी की मदद से। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।